open page number 9, chapter 2, civics. Chapter 2, page 9. अब देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है आइडियाज एंड आइडल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियाज एंड आइडल्स किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, सो थोड़ा सा समझते हैं कहानी क्या है क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सुननी है, आइडियाज और आइडल्स की बात करनी है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में जाते हैं। इन द 1600 क्या हुआ, 1600 क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए। और ब्रिटिशर्स में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उस टाइम पर इंडिया में मुगल एम्पायर था। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और जब जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, 1757 में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉन्केस्ट शुरू करी इंडिया को कैप्चर करने की। और धीरे धीरे क्या किया, 1857 तक पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया गया। एंड 1947 में हम लोग क्या हुए, आजाद हो गए। तो थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो। 1600 अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, declining of the Mughal Empire, first battle, that is Battle of Plassey between the Britishers and the Indian rulers, 1857 first revolt of independence, 1947 we got independence. So था क्या था ये कि हमने लगभग हमने कितना लगभग we were the colony of Britishers approximately to 200 years. ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक क्या था, अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक वी आर द। यार ये तुम लोग है ना, ये मैसेज वगैरह बंद करो, जो भी कर रहा है किक कर दूंगा तुरंत ही, मिनट से पहले यहाँ से। कौन है शशांक? शशांक सारस्वत, बाद में पूछना जो भी है। ठीक है, जो पूछना है मेरे से पूछो, आपस में पूछना है तो टेक्स्ट मैसेज में पूछा करो। और शुरू में ज्वाइन किया करो, वैसे भी मैं 5-10 मिनट तक लेडी लिंक भेजता हूँ, तो ज्वाइन किया करो, मैं खुद बता देता हूँ जो भी है बताने वाली चीजें। अब यहाँ पे ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूँ। सो क्या था, ये क्रोनोलॉजी था, ब्रिटिशर्स कब आए क्या हुआ। सो मेन चीज थी कि लगभग हमारा क्या था, 200 इयर्स तक हम लोग क्या थे, 200 इयर्स तक हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनी रहे। ओके, मतलब ब्रिटिशर्स के हम लोग गुलाम थे। तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे और हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो जितने भी लॉज हुआ करते थे वो कौन बनाते थे, वो ब्रिटिशर्स बनाते थे। तो उस टाइम पर सारे लॉज वगैरह जो थे वो ब्रिटिशर्स बनाते थे, और वो सारे लॉज वगैरह हम लोगों को मानने पड़ते थे। ओके, अब देखो ब्रिटिशर्स के जो लॉ थे, वो वो लोग भी जो भी कार्रवाई करते थे, तो वो चीज उनके पास कुछ एक्ट्स हुआ करते थे जिनको उन लोगों ने नोट किया था। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है या कुछ चीजें हैं वो ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत पहले ही दे दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, वो उनके पास कुछ एक्ट्स थे। ओके, कुछ एक्ट्स, कुछ आर्टिकल्स थे जिनका यूज करके वो क्या करते थे, इंडिया इंडिया के ऊपर कुछ भी चीज इम्प्लीमेंटेशन करते थे। ओके, तो एक प्रॉपर पेपर वर्क तो वो लोग करते थे। ओके, सो अब ये सब छोड़ते हैं और मेन बात करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी शुरू हुई 1946 से। था क्या, 1946 में हम लोग आजाद नहीं थे, लेकिन हम लोग आजाद होने वाले थे। तो जब हम लोग आजाद होने वाले थे तो ब्रिटिशर्स ने हमें एक चीज बोली थी कि एक काम करो, आप लोग आजाद हो रहे हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर लो। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोग फॉर्म कर लोगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक आप अच्छा सा फॉर्म करोगे तो फायदा होगा किसके लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छी तरह चलाने के लिए। सो क्या था, ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजें बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा क्या था, ये चीज थोड़ा सा मैं फिर ज्यादा पढ़ा दूंगा, चलो ठीक है पढ़ लो, ज्यादा कोई बात नहीं। देखो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ।
देखो था क्या, 1835 में ब्रिटिशर्स एक चीज लाए थे जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डेप्थ में बताना है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1835, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिशर्स ने कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे एक्ट क्या थे, इंडिया को बना के दिए थे कि आप लोग इस तरीके से रूल करो, ओके। लेकिन हमने क्या किया था, 1846 में हम लोगों ने अपनी एक असेंबली बनाई थी जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके जो चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। मेरे को बताओ राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जल्दी फास्ट, 1 मिनट के अंदर अंदर। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, फास्ट। हु वाज राजेंद्र प्रसाद, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं होता है, फास्ट। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? यस, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आजादी से पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक असेंबली और थी जिसका एक चीज और थी, जो जो क्या थी, एक कमेटी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये इसके ड्राफ्टिंग मतलब कोई चीज हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट थे वो थे बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, ओके। ओके, तो क्या है, बेसिकली हमने ये पढ़ लिया कि 1946 में क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, और दो मेन पर्सन थे, राजेंद्र प्रसाद एंड वो बी आर अम्बेडकर। बाकी और भी पर्सन थे, लेकिन ये दो मेन पर्सन थे। सो ये अब यहाँ से आगे हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो उनको क्या करना था, उनको ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें कई सारी चीजें एड ऑन करनी थी, बेस यही था, और कई सारी चीजें जोड़नी थी जिससे इंडिपेंडेंट इंडिया जो हो उसको गवर्न करना आसान हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो। तो देखो इंडिया जो एक, सर ब्रिटिश गेव द आइडिया ऑफ, हाँ हाँ ब्रिटिश, सब इंडिया में जो भी है वो ब्रिटिशर्स ने दिया है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, वो सब ब्रिटिशर्स ने दिया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एक काम अच्छा किया है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या किया है, इंडिया को मॉडर्न जो बनाया है वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है, ओके। ये भी कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स की वजह से हम लोग यूनाइट भी हो गए, वरना क्या थे, इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी था। इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज थे, ओके। तो यूनिफिकेशन का कोई 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 कॉन्सेप्ट था नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये सारी चीजें पढ़ोगे तुम लोग, हिस्ट्री में चैप्टर्स हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में 550 रियासत थी, प्रिंसली स्टेट जिसको कहते हैं, मतलब 550 से ज्यादा कंट्री थे। फिर वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इंडिया को क्या किया, यूनिफाइड किया था, ओके। दैट दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। पर उस चीज में नहीं जाना है, ये चीज पढ़ो। तो था क्या, इंडिया जब 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार हुई, तो उस टाइम इंडिया आज का इंडिया जैसा नहीं था। उस टाइम इंडिया कैसा था, उस टाइम इंडिया ऐसा था कि उस टाइम इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। आज भी है लेकिन पहले से काफी कम है। किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैसा था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट का, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन था। कौन कौन सी कास्ट, लो कास्ट, हाई कास्ट। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन किस में था, डिस्क्रिमिनेशन था रेसिज्म भी था, गोरे काले का भी रेसिज्म था। रिलीजन के बेसिस पे भी क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। और क्या था, रिच और पुअर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था। तो 1946 में क्या था, वास्ट स्केल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना था जिससे इंडिया के अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, अमीर गरीब का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, ऊंची जाति या छोटी जाति का। तो ये सारे पैरामीटर्स उन्होंने अपने दिमाग में रख कर क्या थे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है।
इंडिया में क्या है, इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप देखोगे तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही हर 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज की टोन चेंज होती है। हम लोग ब्रज भाषा यूज करते हैं, ठीक है, ब्रज भाषा जो हमारी देसी बोली जो होती है, कहाँ जा रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ब्रज भाषा है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो ये भाषा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर हर 50-100 किलोमीटर पे क्या है, टोन चेंज होती है। अगर आप स्टेट चेंज करोगे तो पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरला के अंदर मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु के अंदर तमिल बोली जाती है, ओके, गोवा के अंदर कोंकणी बोली जाती है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर कर्नाटकी बोली जाती है, तो क्या है, उड़ीसा के अंदर उड़ीसी बोली जाती है। तो मतलब हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, और स्टेट में भी डाइवर्सिफिकेशन है टोन को लेकर। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो बहुत ही ज्यादा क्या था, डाइवर्स था। वहां पर पीपल कैसे थे, डिफरेंट रीजन के पीपल थे। सिर्फ हिंदू तो है नहीं, यहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, जोरास्ट्रियंस हैं, तो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे रिलीजन भी हैं जो इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंडिया को एक ऐसा कंट्री बनाना था, कैसा कंट्री बनाना था जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ऐसा भेदभाव ना हो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में होता है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका एक बुद्ध देश है, तो वहां पर जो मेजोरिटी में बुद्धिज्म है उनकी चलती है। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की बात करोगे तो वहां पर मुस्लिम ज्यादा है, तो वहां पर माइनॉरिटीज के पास कोई राइट्स नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहां पर मेजोरिटी में हिंदू होने के बावजूद भी माइनॉरिटीज को क्या दिए गए, माइनॉरिटीज को राइट दिए गए, ओके। तो माइनॉरिटीज में आते हैं सिख, मुस्लिम्स, उसके बाद आते हैं आपके ये ईसाई, ठीक है, क्रिश्चियंस, उसके बाद आते हैं आपके पारसी जिनको जोरास्ट्रियंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई किसी भी तरीके का क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा ना हो कि कोई जॉब करने जाए तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पर जॉब दी जाए। तो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया कि सबको इक्वालिटी मिले, सबको फ्रीडम मिले, हर चीज का फ्रीडम मिले, लैंग्वेज का फ्रीडम मिले, रहने का फ्रीडम मिले। तो इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिजाइन किया था। तो अब ये इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अब पढ़ते हैं कि हमने ऐसा क्या किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या ऐड किया कि जिससे हम लोगों को क्या है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1946 बता दिया, चैलेंजेस बता दिए, काफी डाइवर्स कंट्री था, तो कई सारे चैलेंजेस थे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो सिर्फ इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे फीचर्स, तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं, हमारी ये जो एसएसटी की बुक है, तो इस बुक से पहले हमें क्या मिलता है, इस बुक से पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बुक खोलोगे, कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो किसी भी बुक से पहले क्या होता है, उसका उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। हिस्ट्री के 15 चैप्टर, ज्योग्राफी के 9 चैप्टर, सिविक्स के 8 चैप्टर, इंट्रोडक्शन हो गया ना बुक पढ़ने से पहले। ऐसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका सबसे पहला पेज है, या कह सकते हो उसका इंट्रोडक्शन है, उसको बोलते हैं प्रेम्बल। उसको क्या बोलते हैं, प्रेम्बल। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो प्रेम्बल है, की फीचर्स में। तो प्रेम्बल में हम लोगों को बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। तो स्टार्टिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign socialist secular democratic republic। अब इसमें जो हर एक शब्द है, उस हर एक शब्द का एक मीनिंग है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सब क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग स्टार्टिंग